केंद्र में मोदी सरकार ने आज से ठीक 3 साल पहले अच्छे दिन के नारे और सबका साथ सबका विकास के वादे पर सत्ता में आई। बीते 3 साल में सरकार ने नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बड़े फैसले किए तो घटते रोजगार और बढ़ती असहनशीलता पर तीखे सवाल भी झेले। हालांकि सरकार का दावा है कि चाहे आर्थिक विकास हो या बुनियादी ढांचे का विस्तार या फिर साफ सुथरी ईमानदार सरकार देने का वादा, मोदी सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभालने के बाद नई पॉलिसी पर फोकस किया है। स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं की चर्चा पिछले 3 साल से चल रही है। अब चूंकि सरकार अपना 60% कार्यकाल पूरा कर चुकी है, इसलिए मोदी का फोकस नतीजों पर है। उन्होंने आज असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने वाले एशिया के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन करके 3 साल की उपलब्धियां बताने का अभियान शुरू किया, जिसे मोदी फेस्ट नाम दिया गया है। मोदी सरकार के 3 साल पर बीजेपी और विपक्ष के बीच वार पलटवार भी तेज हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि 3 साल में मोदी सरकार ने अपनी मार्केटिंग और यूपीए की योजनाओं के रीपैकेजिंग के अलावा कुछ नहीं किया, तो वहीं बीजेपी समर्थक मोदी मोदी के तराने गा रहे हैं। मोदी सरकार की उपलब्धियों के बखान पर ऐतराज जताने के लिए कांग्रेस ने अपने सभी बड़े नेताओं और प्रवक्ता को मोर्चे पर उतार दिया। कांग्रेस 3 साल 30 तिकड़म कैंपेन चला रही है, जिसे आगे बढ़ाते हुए आज वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने आरोप लगाया कि 3 साल में भाषण का शासन हुआ, न देश को कुछ मिला और न ही जनता को। असली चेहरा है कहाँ काला धन, वहां से निकल करके जन धन और अब आगे डिजी धन, एक के बाद एक हमारी यात्रा का रास्ता खुलता चला जा रहा है। जनता को जो वादा किया है उस वादे से मैं कभी मुकरने वाला नहीं हूं। मैं ये लड़ाई लड़ने वाला हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं 125 करोड़ देशवासी ईमानदारी का उत्सव बनाने के लिए फैसला कर चुके हैं और मैं देश की जनता के साथ चलने के लिए तैयार हूं। भाइयों बहनों, हमारे देश का किसान मदद करे। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, बूंद बूंद पानी से फसल का उत्तम उत्पादन करने का फैसला करें। माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर टेक्नोलॉजी का उपयोग, इसको अगर हम महत्व दें, भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है कि मेरे देश के किसान की जिंदगी में पानी कभी संकट पैदा न करे, ये स्थिति पैदा की जा सकती है। क्या नौजवान खुशियां मना रहे हैं? क्या किसान खुशियां मना रहे हैं? क्या मजदूर, क्या व्यापारी खुशियां मना रहे हैं? ये खुशियां और ये जश्न सीमित है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार तक। पिछले 3 साल में हमने देखा कि भाषण और आश्वासन का शासन, किसी भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य में देखें, ये स्लोगन प्रमुख है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो जाता है, पर एक किसान का कर्जा माफ तो छोड़िए, टलता भी नहीं है। और ये जुमले की राजनीति, ये कलाकारी की राजनीति से जो ये 3 साल गुजरे हैं, इसका पर्दाफाश बड़ी जल्दी होने वाला। इन 3 सालों में नए मील के पत्थर क्रॉस करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और ये 3 सालों में देश की सोच का स्केल बदलने में भी इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सफल रहे हैं। जातिवाद और तुष्टीकरण, ये तीनों नासूरों को उखाड़कर फेंकने का काम ये 3 सालों में हुआ है। महिलाओं और युवाओं की सरकार होगी। ये सरकार पारदर्शी तरीके से चलेगी, ये सरकार निर्णायक तरीके से चलेगी और ये सरकार देश के गौरव को दुनिया में प्रस्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहेगी। तो सवाल कई सारे हैं। 3 साल में क्यों कम नहीं हुई मोदी की लोकप्रियता? अगर भाषण और आश्वासन का शासन था तो जनता के बीच फिर भी मोदी लोकप्रिय क्यों हैं? अपनी बातों को क्यों मोदी जनता तक पहुंचा पा रहे हैं और विपक्ष ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा? इन्हीं सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे जी हैं, हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी हैं, हमारे साथ
अभय दुबे जी हैं, जो कि कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हैं, और हमारे साथ प्रोफेसर राजकुमार फलवरिया हैं, जो कि एक आरएसएस चिंतक हैं, आरएसएस आइडियोलॉग हैं। अब मैं आपसे ही शुरू करूंगा, क्योंकि विपक्ष को मौका देना चाहिए, क्योंकि हमने सबकी बात सुनाई, अमित शाह जी की भी सुनाई, कमलनाथ जी की भी सुनाई, और साथ ही साथ हमने प्रधानमंत्री जी को भी सुनाया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 3 साल में जितने सर्वे आए 3 साल पर, किसी में भी मोदी जी की लोकप्रियता कम नहीं हुई है, तो फिर आप किस आधार पर कह रहे हैं कि ये भाषण और आश्वासन का शासन है? अगर वाकई ऐसा है तो उनकी लोकप्रियता कम क्यों नहीं हुई है, ये बताइए। दीपक जी, निरंतर मैं शोध भी करता रहा हूं अपनी पार्टी के लिए। मैंने 2 साल की मेरी जिज्ञासा थी कि काम नहीं हुआ, मुझे उम्मीद थी कि तीसरे साल कम से कम सरकार कुछ काम करेगी। मैंने जब सरकार से जानना चाहा कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की कि 2 करोड़ घर दूंगा, मुझको सरकार ने बताया कि 1 लाख घर 3 वर्षों में बने हैं। इसका आशय साफ है, 600 सालों की ये योजना है। प्रधानमंत्री जी ने हाउस में कहा कि डिजिटल इंडिया में मैंने 77,000 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंचाई। मैंने जब सरकार से पूछा तो उन्होंने कहा कि 16,000 गांवों तक सिर्फ ये पहुंच पाई है। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ नमामि गंगे का, बताइए, तो 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में एनजीटी ने कहा कि सिंगल ड्रॉप भी वहां पर क्लीन नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विश्व के सबसे अच्छी फसल बीमा योजना हमने दी है। प्रधानमंत्री जी, आप बताइए, क्या एक खरीफ की फसल का जो बीमा था उसमें 10,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों के खाते में नहीं गए? 17,000 करोड़ रुपए की प्रीमियम और सब्सिडी का कलेक्शन हुआ था, जिसमें से 10,000 करोड़, अर्थात पूरे साल में 20,000 करोड़ रुपए आप लोग डालने वाले हैं। आप बताइए, स्मार्ट सिटी और अमृत, इन स्कीम्स का क्या हुआ? 1,37,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा था, मात्र 5,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए। तो प्रधानमंत्री जी, आपके पास डिलीवरेबल्स नहीं है। नेशनल हाईवे पर मैंने जानना चाहा कि परिस्थितियां क्या है। तो ये बोलिए, मैं आऊंगा मुद्दे। दीपक जी, बुनियादी बात यह है कि मुझको आश्चर्य यह होता है कि 35 किसान रोज फांसी पर झूल जाते हैं और प्रधानमंत्री जी 3 सालों का जश्न मनाते हैं। सीमाओं पर सैनिकों के सर निकाल दिए जाते हैं और प्रधानमंत्री जी 3 सालों का जश्न मनाते हैं। युवा बेरोजगारी के अंधेरे में धकेल दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री जी 3 सालों का जश्न मनाते हैं। उम्मीद तो देश को यह थी कि कुछ परिणाम निकल के आएंगे, मगर भाषण और प्रचार और सिर्फ लीपापोती सरकार। तो नतीजों की नाकामी को छिपाने की लीपापोती मात्र इन 3 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। मुझे भी आपकी बात थोड़ी थोड़ी भाषण ही नजर आ रही है, जिस अंदाज में आपने कहा, लेकिन मैं आपके जो फैक्ट्स हैं उनको कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा, सीधे चलूंगा विनय सहस्त्रबुद्धे के पास। अभय, काफी तैयारी करके आए विनय जी। और अभय, आपको बता दूं कि आप जिस राज्य के प्रभारी हैं, जिस राज्य को देखते हैं, वहीं मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। विनय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस जो आरोप लगा रही है इनमें कोई दम है? क्योंकि तार्किकता ये कहती है कि अभी तक के जितने सर्वेक्षण हुए उसमें मोदी पीछे नहीं रहे हैं। तो जिन मुद्दों को कांग्रेस उठा रही है उनमें वाकई कितना दम है? क्या 3 साल में देश में कुछ नहीं हुआ? वही मैं उम्मीद कर रहा था कि आपने जो सीधा साधा सवाल पूछा था कि मोदी जी की लोकप्रियता कम क्यों नहीं हो रही, उस सवाल को पूरा नजरअंदाज करते हुए अभय दुबे जी ने, जैसे कि एक काव्य सम्मेलन में कवि प्रस्तुति करता है, उस आवेश में और उस पद्धति से उन्होंने कुछ आंकड़ों की एक आतशबाजी यहां पर हमारे सम्मुख रखी और एक शोकांतिका जैसे वो बता रहे हैं, इस अंदाज में वो कुछ बातें कह रहे थे। मगर आपके सवाल का जवाब नहीं दिया उन्होंने। आपके सवाल का जवाब उनके पास है ही नहीं, क्योंकि अगर आपके सवाल का जवाब देना होता तो उन्हें ये मान्य करना पड़ता था कि देश में एक प्रधानमंत्री की सरकार इस पद्धति से आज काम कर रही है जिसमें लोगों का विश्वास इसलिए है कि प्रधानमंत्री जी के इरादों के प्रति संदेह करने लायक कुछ भी उनको इकट्ठा करना संभव नहीं हुआ है। पहली बात, निस्संदेह जिनकी प्रेरणा की पवित्रता के बारे में लोगों के मन में विश्वास है, ऐसी एक सरकार है। दूसरा, इस सरकार के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रबल भंडार है और जो भी हम करना चाहते हैं वो करके दिखाते हैं, केवल नारे नहीं देते। और तीसरा, इस सरकार ने साथ ही साथ क्रियान्वयन पर बल दिया है। इतने प्रधानमंत्री हुए और अभय दुबे जी के पार्टी के तो दर्जनों हुए, वो मुझे ये बताए कि जिस पद्धति से प्रगति के माध्यम से प्रधानमंत्री हिसाब किताब लगाते हैं, पूछते हैं राज्यों के मुख्य सचिवों को और अपने कार्यालय के सचिवों को, अपने विभागों के सचिवों को कि फलाने फलाने प्रोजेक्ट की प्रगति आगे क्यों नहीं बढ़ी।
और जो आपने करना था वो क्यों नहीं किया। आज इसके कारण एक ऐसा वायुमंडल बना है कि हमें पूछा जाएगा, जवाबदेही बढ़ी है, पारदर्शिता बढ़ी है और लोगों को ये विश्वास हुआ है कि सुशासन और विकास देने वाली अगर कोई सरकार है तो केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। बाबा, मेरे सवाल का बेसिक जवाब नहीं दिया। विनय जी ने पॉइंट तो सही उठाया। अगर आपकी सब बातें सही है, मैं आपके तर्कों को सही मानता हूं, मैं कमलनाथ जी के तर्कों को सही मानता हूं, मैं किसी भी तर्क को गलत नहीं मानता। मैं ये भी मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि वो अच्छा भाषण देते हैं। राहुल गांधी से अच्छा भाषण देते हैं, शायद इसीलिए जनता से सीधे और डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाते हैं। मेरा बेसिक सवाल है, जो जिसकी खासियत है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, खूबी पर नहीं जाऊंगा, बाकी बेसिक्स पर नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अभी तक उनकी लोकप्रियता कम क्यों नहीं हो रही है। देखिए, मूल्यांकन करने का तरीका है दीपक जी, और ये अधिकार है हमारे वरिष्ठ सहस्त्रबुद्धे साहब का कि वो अपने दृष्टिकोण से सरकार का मूल्यांकन नहीं, मैं सरकार के मूल्यांकन की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बाकी इश्यूज की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आम पब्लिक से जुड़े जितने परसेप्शन आए, पिछले जो इलेक्शंस हुए, पिछले जो बाई इलेक्शंस हुए, पिछले जो पंचायत के इलेक्शंस हुए, उन सब में भारतीय जनता पार्टी जीती है। अगर प्रजातंत्र में कोई पैमाना लोकप्रियता का है, अगर प्रजातंत्र में कोई पैमाना काम का है, तो वो चुनाव है। उस पर भी खरे उतरे और सर्वेक्षणों पर भी खरे उतरे। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि लोकप्रियता कम क्यों नहीं है। दीपक जी, देखिए, महात्मा गांधी कहा करते थे कि प्रत्येक लोकप्रिय चीज लोकहितकारी हो यह जरूरी नहीं है। एक बड़ी बात मैं प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं। 16 चुनाव प्रधानमंत्री जी बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी के इस देश में हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी 9 राज्यों में चुनाव हार गई। हाँ, उन राज्यों में जहां जीते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि वो प्रचार तंत्र के आधार पर एक छवि का निर्माण, परसेप्शन मैनेजमेंट में सफल रहे हैं। इसलिए परिणामों की अपेक्षा परसेप्शन मैनेजमेंट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी लोकप्रिय हैं। आपको किसने रोका है? हाँ, परसेप्शन मैनेजमेंट में आपको किसने रोका है? नहीं, देखिए, ये जब तक परिणाम सामने नहीं आएंगे, लोगों को जब तक इस बात का आभास नहीं हुआ कि डिमोनेटाइजेशन कितना बड़ा डिजास्टर था, ये फेल्यूर ऑफ डिलीवरी सिस्टम है, डिलीवरेबल्स नहीं है, जब तक ये एक आध वर्षों में और जब लोगों के सामने आने लगेगा, तब मुझको लगता है कि काम के आधार पर सही मूल्यांकन इस सरकार का प्रारंभ हो जाएगा। काम के आधार पर मूल्यांकन। विनय सहस्त्रबुद्धे जी, नोटबंदी अगर इतना बड़ा ब्लंडर था, हालांकि पहले बीजेपी भी समझ नहीं पा रही थी कि नोटबंदी का व्यापक असर जनता पर क्या होगा, किस तरह से रिएक्ट करेगी, लेकिन अंत भला सो सब भला बीजेपी के लिए ये था। लेकिन सवाल ये है कि अभय जी, फिर वही बात कि इसको विपक्ष आंदोलन क्यों नहीं बना पाई, क्योंकि विपक्ष ने हर मुद्दे पर संसद की राज्यसभा में, जहां उनकी मेजोरिटी, काफी हल्ला मचाया है। देखिए, बाबा आपके लिए नहीं, विनय जी के लिए। नहीं, ये तो वो आंदोलन इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनको ये पता लग गया था कि बावजूद इसके कि काफी मुश्किलें लोगों को सहन करनी पड़ रही है, लोग पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, पूरी प्रामाणिकता से प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहने के लिए तैयार थे। और प्रधानमंत्री ने जो एक विश्वास अर्जित किया है लोगों का, उसके कारण विपक्ष की छटपटाहट दिखाई दे रही थी। वो सदन में भी जिस पद्धति का हंगामा कर रहे थे, बाहर भी जिस पद्धति का शोरगुल कर रहे थे, क्योंकि उनको ध्यान में नहीं आ रहा था। ये एक असमंजस की स्थिति में से विपक्ष अभी भी बाहर निकला नहीं है। और इसलिए आपका जो सवाल है कि प्रधानमंत्री जी के पीछे जनता लगातार क्यों खड़ी दिखती है, उसका सीधा उत्तर नहीं मिल रहा। ये बात सही है कि लोकप्रियता और लोकहित की बात की तो कांग्रेस की भी लोकप्रियता के बारे में ये कहा जा सकता है, तो इसलिए इसमें कोई ये हम सैद्धांतिक चर्चा नहीं कर रहे। जो क्रियान्वयन की बात है उसी को अगर मैं करूं तो कांग्रेस को किसने रोका था कि इस तरीके की फसल बीमा योजना लागू करे? कांग्रेस को किसने रोका था कि रेल के विषय में या स्वच्छ भारत के विषय में, अभी गंगा का विषय आया, उन्होंने कहा एक बूंद भी सफाई साफ नहीं होगा, पूरी गंगा साफ करने का काम है। आपका तो विस्मरण ही हुआ था। हमने तो कम से कम स्वच्छता का विषय देश के एजेंडे पर लाया है और पूरे तरीके से काम शुरू है कि गंगा का प्रवाह मैल से बचे। स्वच्छ भारत हो या फिर स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय, ये बुनियादी बात 70 साल ये भूल बैठे थे। इनको ध्यान में नहीं आया कि लड़कियों का अगर ड्रॉप आउट हो रहा है तो इसके कारण से हो रहा है। तो इनका बैकलॉग क्लियर करने में ही हमारी ताकत जा रही है, ये इन्होंने ध्यान में रखना चाहिए। बैकलॉग क्लियर करने में, अब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन राजीव जी को भी जोड़ना जरूरी है। राजीव जी, आज
जो सबसे बड़ी बात थी कि एक तरफ 3 साल मोदी सरकार के पूरे हो रहे थे, मोदी फेस्ट का उद्घाटन हो रहा था, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी की तौर से बड़ी सांकेतिक बात आई। आज विपक्ष की एकजुटता वाली जो मीटिंग हुई थी उसमें सोनिया गांधी के बुलावे के बावजूद नीतीश कुमार जी नहीं गए, उन्होंने शरद यादव को भेजे। ऐसे में अटकलें तो लगेंगी, भले से वो उन्होंने सफाई दे दी हो। देखिए दीपक जी, पहले मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि कल प्रधानमंत्री जी से जो उनकी भेंट है वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ जी के भारत आगमन को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने अपने निवास पर एक भोज दिया है। और उस भोज में चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री का रिश्ता मॉरिशस के साथ गहरा है, बिहारी मूल के प्रविंद जगन्नाथ जी हैं और मॉरिशस में नीतीश कुमार जी की जो शख्सियत है उसकी बहुत ही प्रतिष्ठा है, बहुत कद्र है वहां। और जो आज हिंद महासागर में चीन की बढ़ती ताकत है उसमें भारत का एक विश्वसनीय सहयोगी मॉरिशस हो सकता है। तो निश्चित तौर पर जो बिहार की जो जड़ें हैं मॉरिशस में, उनको लेकर के इसको राजनयिक तौर पर अगर आप देखें, राजनीति और राजनयिक का फर्क यहाँ समझना बहुत जरूरी होगा कि ये नेशनल इंटरेस्ट में बिहार के मुख्यमंत्री का वहां होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो तो भाई आज सोनिया गांधी जी की मीटिंग में आ जाते, कल प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में चले जाते, किसने रोका था? राजीव रंजन जी। आज सोनिया जी की मीटिंग में आ जाते, कल प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में चले जाते, तब किसी तरह का सवाल ही नहीं उठता। अब तो ये सवाल उठ रहा है जो लालू जी ने कहा था कि नए गठबंधन के साथी मुबारक हो। मुझे तो लग रहा है कि नीतीश कुमार जी धीरे धीरे बीजेपी की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, लालू प्रसाद जी ने अपने दूसरे ट्वीट में जो आशय था उनका, उसको भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। और अब मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी से ज्यादा अपोजिशन यूनिटी को लेकर के जो ईमानदार कोशिश हो सकती है इस देश में किसी ने नहीं की है। उन्होंने गया राजगीर के कॉन्फ्रेंस के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले अपनी कोशिशें जारी की। उस समय उसको स्वीकारा नहीं गया, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद ये तय हो गया कि मिलकर लड़े होते तो उत्तर प्रदेश में बिहार के महागठबंधन की जीत को हम दोहराते। और इसीलिए आज की बैठक में नहीं शामिल होने का जो उनका निर्णय था वो अपनी व्यस्तताओं को लेकर के था। महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक थी यहाँ, और साथ ही साथ उन्होंने सोनिया जी से अपने नहीं आने को लेकर के पहले बात कर रही थी। पिछले दिल्ली प्रवास में सोनिया जी से उनकी मुलाकात हो चुकी थी। शरद जी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं और पार्टी के कई बार कार्यक्रमों में एक नेता की उपस्थिति अगर सुनिश्चित नहीं होती है तो दूसरे वरीय नेता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। अपोजिशन यूनिटी को लेकर के हमारी कोशिश पूरी ईमानदारी के साथ पूरे देश में चल रही है, इसलिए कि देश के सामने जो एनडीए की डिवाइसिव एजेंडे और इकोनॉमिक पॉलिसीज के फेलियर से एक बड़ा संकट पैदा हुआ है, उसमें देश के तमाम ऐसे दल जो एक साझा विकल्प बनाने के लिए तैयार हैं, उन्हें साझा विकल्प बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब आगाज बुरा हो तो अंत भी बुरा ही होता है, ऐसा बहुत पुरानी कहावत है। मैं नहीं कहता, क्या अपोजिशन की यूनिटी को आज झटका लगा है या फिर मोदी सरकार के लिए 3 बड़े सवाल, पहला रोजगार, दूसरा कश्मीर और तीसरा पाकिस्तान, बड़ी चैलेंज अभी भी बनी हुई है। इस पर बात करेंगे हम ब्रेक के बाद। तो सीधे चलते हैं विनय सहस्त्रबुद्धे जी के पास। हम डिबेट कर रहे हैं कि 3 साल में क्यों कम नहीं हुई मोदी की लोकप्रियता, क्यों सब सर्वेक्षण बताते हैं कि मोदी अभी भी लोकप्रिय बने हुए हैं, और अगर जनता उनसे खुश है तो विपक्ष मायूस क्यों, विपक्ष उनके खिलाफ कोई मुद्दा 3 सालों में क्यों नहीं खड़ा कर पाई। विनय सहस्त्रबुद्धे जी, अगर कोई दुखती रग है सरकार की 3 साल में, पहला रोजगार है जिस पर उस गति से काम नहीं हुआ। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, वो डिलीवर नहीं हो पाया। दूसरा मुद्दा कश्मीर का है, आपने वहां पे सरकार बना ली, लेकिन पत्थरबाजों को रोकने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं बन पाई। अभी भी साउथ कश्मीर पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है। और तीसरा पाकिस्तान, 3 साल में न तो भारत पाकिस्तान के बीच की बातचीत की गाड़ी आगे बढ़ी प्रधानमंत्री के कई इनिशिएटिव के बावजूद, और न ही पाकिस्तान के ट्रस्ट करके हमने जो आईएसआई को आने दिया, उन्होंने इनकाउंटर रॉ को वहां पर आने दिया। तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान को हमने ट्रस्ट किया और उसकी तरफ से सही रिस्पांस नहीं मिला। क्या हमारी कोई स्ट्रैटेजिक मिस्टेक थी? ये 3 बहुत बड़े सवाल हैं, 3 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार से सवाल पूछा जा सकता है।
पार्टी से पूछा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल पूछा जा सकता है और इन सारे सवालों के सिलसिलेवार जवाब भी मेरे पास है, मैं दे भी रहा हूं। एक तो पहली बात, जो जॉब की आप कह रहे हैं, ये एक फैशन सी बन गई है कि जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है, जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि ग्रोथ तो होता दिखाई दे रहा है, निवेश भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। भारत में जो फॉरेन करेंसी है उसकी भी मात्रा बढ़ रही है। फिर हम ये देख रहे हैं कि आर्थिक सारे जो मापदंड है उसमें भी काफी तरक्की हो रही है, और फिर भी हमारे जॉब्स नहीं बढ़ रहे। इस तरीके का एक वातावरण है। उसका एक कारण है कि पूरे विश्व भर में ऑर्गेनाइज सेक्टर में जिस पद्धति से नौकरियां देने का एक प्रचलन था, आज कुल मिलाकर वो नौकरियों का मार्केट कम होता जा रहा है। और उसके अलावा लोग सारे विकसनशील देशों में एंटरप्रेन्योरशिप की ओर या उद्योजकता की ओर बढ़ रहे हैं, और हमने इसी को समझते हुए पूरे देश में मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से 7 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए कर्ज का वितरण किया है। और इसलिए जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना था, जो उन्होंने कहा था कि आप नौकरी मांगने वाले न रहे, नौकरी देने वाले बने, उस दिशा में धीरे धीरे हम लोगों को ले जा रहे हैं। अभी इन सारे क्षेत्रों में, जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि मुद्रा का छोटा सा लोन लेकर एक आप प्याज और आलू की गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति अगर एक शॉप लगाकर बैठा है क्योंकि उसको लोन मिला है पहली बार, या एक कोई महिला जो पहले घर में ब्यूटी पार्लर का काम कराती थी, शादी ब्याहों में केवल जाती थी, वो उसने एक छोटा सा अपना ब्यूटी पार्लर अगर खोल लिया है, तो उसमें जो इनफॉर्मल सेक्टर के जॉब्स बढ़े हैं वो इस गणना में नहीं आते कई बार। और इसलिए जो पारंपरिक गणना की पद्धति है उसमें उसको जॉब्स नहीं माना जाता, उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार माना जाता है, लाइवलीहुड माना जाता है, जीवन यापन माना जाता है, और इसलिए वो संख्या बढ़ती नहीं दिखाई दे रही। पहला जवाब। दूसरी बात आपने कही कश्मीर की। जाहिर सी बात है कि कश्मीर का मसला ये कोई बहुत पुराना मसला है, और उसका सीधा संबंध एक दृष्टि से 1947 में जो पार्टीशन हुआ तब जाकर के जो गलतियां हुई, जो भी बैकलॉग बचा था, वो पूरे, मैं मानता हूं कि विगत 70 सालों में पूरा देश उसका अनुभव कर रहा है, जो भी स्थिति है। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, मगर आज वर्तमान स्थिति में जब भारत सरकार ने, और विशेष रूप में वहां पर हमारी जो मिलीजुली सरकार है, उन्होंने मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जिस पद्धति से बल दिया, बाकी विकास के काम किए, कल्याणकारी योजनाओं को और अधिक गति दी, जिसके चलते वहां के जनमत में परिवर्तन हो रहा है। वहां पर आतंकवादियों के द्वारा चलाया जाने वाला अलगाववाद का जो मार्केट है वो सिकुड़ता जा रहा है, और इसलिए अलगाववादी बिफर गए हैं, और उस दृष्टि से आज जो दहशत गर्दियों की या आतंक की घटनाएं हो रही है उसको हमने इस संदर्भ में देखना चाहिए। कुछ समय तक हमें ये झेलना पड़ेगा, ऐसा कई इस विषय के जानकार लोगों का कहना है। यद्यपि मेरा विश्वास है कि स्थिति बहुत जल्दी से जल्द काबू में जरूर आएगी। पाकिस्तान की बात भी ऐसी है। पाकिस्तान के संदर्भ में स्थिति को सुधारना केवल भारत पर निर्भर नहीं है। हमने ये जरूर कहा था, आज भी कह रहे कि हम सारे हमारे पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध चाहते हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। भारत के हित की बलि चढ़ाते हुए हम पाकिस्तान के साथ मित्रता नहीं चाहते, और इसलिए पाकिस्तान अगर अपनी जो खेर खराब करने की रणनीति है उससे बाहर नहीं आ रहा, जो भी उनकी आंतरिक परिस्थिति उसके कारण, तो उस परिस्थिति से निजात पाना इतना आसान नहीं है। बावजूद इसके हमारे प्रयास बहुत प्रामाणिकता से, गति से बढ़े हैं। हम सामान्य संबंधों का सामान्यीकरण चाहते हैं। उसके लिए पहले सीमा पर एक शांति और अमन का वातावरण निर्माण होना चाहिए। हम उस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी प्रयत्नशील हैं। अभय, उसके बाद मैं राजकुमार जी के पास जाऊंगा क्योंकि वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अभय। हाँ, देखिए दीपक जी, एक बात समझ लीजिए, जो इस देश को सबसे बड़ा नुकसान इस देश के युवाओं को उठाना पड़ा है, क्योंकि रोजगार के अवसर निरंतर घटते जा रहे हैं। लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कहती है कि 2015 में 1,35,000 और अभी 2.5 लाख नौकरियों का सिर्फ सृजन हुआ है। जहां तक बात ये कई मुद्रा योजना के लोन की, तो शायद ये भूल गए कि आउटस्टैंडिंग क्रेडिट 8.5 लाख करोड़ रुपए था जब यूपीए की सरकार थी।
जब वो छोड़कर गई, अभी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे इस महीने की जो केंद्र की सरकार से आई है, तो वो कहती है कि आईआईपी 0.4 हो गया 2.79 से। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है वो इस डिमोनेटाइजेशन के बाद बिल्कुल कोलैप्स हो गई है। तो जब तक निवेश नहीं होगा, लोग अपना उत्पादित नहीं करेंगे, तब तक रोजगार नहीं होंगे। दूसरी बड़ी बात जो कही कश्मीर को लेकर के, मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री जी ने, ये बिहार के हमारे साथी भी यहां बैठे हैं, वे बताएंगे, 1,25,000 करोड़ रुपए का बिहार का पैकेज और 80,000 करोड़ रुपए का कश्मीर के डेवलपमेंट का पैकेज अनाउंस किया। अभी आरटीआई से बॉम्बे के एक साथी ने जब आरटीआई लगाई तो बताया कि एक भी पैसा जारी नहीं किया गया है। जब भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री वहां आतंकियों की पैरवी करें तो उसको राष्ट्रवाद बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय नेता कहती है आर्टिकल 370 नहीं हटाऊंगी। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में रखते हैं कि अलगाववादी स्टेक होल्डर है और उनके किसी भी झुकाव के बावजूद हम उनसे बात करेंगे, तो फिर कैसे दूसरों को इस बात के लिए दोषी ठहरा सकते हैं? जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है, तो क्या साफ्टा का एग्रीमेंट अभी जारी नहीं है? क्या मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा उनको अभी तक पाकिस्तान को जारी नहीं है? मुझको तो आश्चर्य इस बात का होता है कि आपने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, मैं इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करूंगा। अरे प्रधानमंत्री जी, अभी 20 मार्च को लाहौर गया आपके 10 सदस्यों का एक दल, एक शब्द भी आपने चर्चा नहीं की इस ग्रीवेंसेस को लेकर। तो आपको जो व्यक्त करते हैं और जो वास्तविकता का धरातल है, उस पर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ बढ़ना होगा। पाकिस्तान के सवाल पर इस देश के सारे राजनीतिक दल एक साथ आपके साथ खड़े हैं, मगर दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय आपको देना होगा। हां, यह भी जरूर तय करना होगा, जो आपने मुझसे कहा, मैं मिनिस्ट्री वाइज एक एक मंत्रालय के मंत्री के साथ भी डिबेट करने को तैयार हूं कि कोई डिलीवरेबल्स नहीं है। दीपक जी, आप किसी मिनिस्ट्री को देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 18,000 गांव को 1,000 दिन में मैं रोशन कर दूंगा, 4,000 गांव बाकी हैं अभी भी। और ये मिनिस्ट्री बताती है कि 17,000 मेगावाट के 18,420 मेगावाट के जो थर्मल पावर प्लांट है वो स्टॉल्ड है, 17 पावर प्लांट जो 11,054 मेगावाट के हैं गैस के वो स्टॉल्ड है। 18,000 आपने छोड़े थे 70 सालों के बाद। नहीं, देख 6,40,000 गांवों में से हमने 95% अचीव किए थे और पिछले 10 साल में 1,08,000 मोदी सरकार की रिपोर्ट पढ़ ली। ठीक है, 10,000 गांव हर साल रोशन किए हमने। तो परिणामों पर कम से कम ध्यान सरकार को देना होगा। परिणामों पर ध्यान। मैं राजकुमार जी के पास चलता हूं। राजकुमार जी, इन्होंने देशभक्त बनाम देशद्रोही का मुद्दा उठाया। तो दूसरा सबसे बड़ा आरोप आरएसएस बीजेपी पर लगता है कि आरएसएस का एजेंडा चला रही है। आरएसएस एक डिवीजिव संस्था है और समाज को बांटना चाहती है। सवाल यह है कि जब देशभक्ति बनाम देशद्रोही की बात आई, जेएनयू का कांड हुआ, तो सब लोग एक तरफ खड़े थे और भारतीय जनता पार्टी और कुछ लोग एक तरफ खड़े थे। आप क्या मानते हैं, क्या वाकई इस देश को दो उसमें बांट दिया गया है, एंटी नेशनलिस्ट और नेशनलिस्ट? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। और सांस्कृतिक संगठन होने के नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह मानना है कि इस देश की लोकतांत्रिक सरकार का काम है इस देश के अंदर लोगों के हितों के लिए काम करना, देश की सुरक्षा की चिंता करना, देश के विकास की चिंता करना। जहां तक कि आज की टॉपिक का विषय है कि पिछले 3 वर्षों में इस देश में मेरा ये मानना, मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। आपका मुझे फिर से लेना पड़ेगा फ्रेम, क्योंकि आपका जो आवाज है वो क्रैक हो रहा है। राजीव रंजन जी के पास चलता हूं। राजीव रंजन जी, आप लोग ऐसे पहले लोग थे जिन्होंने जेएनयू कांड में नीतीश कुमार जी कन्हैया से भी मिले थे। आप में से कई लोगों ने उस वक्त स्टेटमेंट भी दिया था कि अभिव्यक्ति की आजादी पूरे खत्म की जा रही है। रोहित वेमुला के मुद्दे को आपने उठाया, उसको दलितों के मुद्दे से जोड़ दिया। आपने जितनी राजनीति करने की कोशिश की वो आपके लिए बड़े लेवल पर या बहुमत के लोगों के साथ काउंटर प्रोडक्टिव हुई। आप ये मानते हैं क्या? नहीं, देखिए, सबसे पहले ये विश्लेषण अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी ऐसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। देखिए, बिखरे हुए विपक्ष के कारण भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत बिगड़ी नहीं है, इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जहां तक वायदों का अगर आप ऑडिट करेंगे तो निश्चित तौर पर इससे शर्मनाक प्रदर्शन नहीं हो सकता है।
जो भी महिमा मंडन कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी के नेता और आरएसएस के प्रवक्ता, लेकिन रोजगार, किसान, पाकिस्तान और कश्मीर ये लोकसभा के 2014 के चुनाव के प्रमुख मुद्दे थे, जिनको भावनात्मक तौर पर प्रधानमंत्री जी के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने भुनाने का काम किया था। और रोजगार को लेकर के जितेंद्र सिंह जी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में स्वीकार किया कि 2 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, 20,000 नौकरियां भी आप नहीं दे पाए। और स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, जो मेक इन इंडिया, ये सारे बहुत ही महत्वाकांक्षी आपके कार्यक्रम थे, उनका असर रोजगार सृजन में नहीं दिखता है। दूसरा बड़ा सवाल था किसानों को लेकर के एमएसपी का वायदा। एमएसपी की संभावनाओं को टटोलने के लिए जिस आयोग का गठन किया गया, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इससे मंडियों में अस्थिरता आ सकती है, और उस निष्कर्ष के आधार पर एमएसपी को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पाकिस्तान को लेकर के मैं एक बात कहूंगा, यह संवेदनशील मसला है, और सरकार, पार्टी और आर्मी इन तीनों को अलग अलग हिस्से में जब देखेंगे तो आर्मी के शानदार प्रदर्शन का मुक्त कंठ से हम उनकी सराहना करते हैं। जिस साथ भारत की सीमाओं की उन्होंने रक्षा की है, हम उनका अभिनंदन करते हैं। केंद्र के साथ सर्जिकल स्ट्राइक के सवाल पर हम उनके साथ खड़े रहे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के सवाल पर उनके साथ खड़े रहे, लेकिन 11 से 2014 के बीच में जो सीज फायर वायलेशंस हुए वो 101, उसमें जो आर्मी के जवान मारे गए और 50 सिविलियंस मारे गए। इन 3 वर्षों में जो 14 से 17 के जो 3 वर्ष हैं, इसमें 198 आर्मी के जवान मारे गए और 98 सिविलियंस मारे गए। तो हमारे ये तो आंकड़े दोहरे हो जाते हैं। अगर आंकड़ों को लेकर के इतना ज्यादा खुश होती है भारतीय जनता पार्टी, तो मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से जरूर है कि इन सवालों पर आर्मी की आड़ लेकर अपनी असफलताओं को मत छिपाइए। भारतीय सेना का जो सामरिक, ठीक है राजीव जी मुझे रोकना पड़ेगा। डॉक्टर फुलवाड़िया हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? राजीव रंजन को ये लगता है कि सेना की आड़ लेकर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, वही जो मैंने शब्द कहा, देशद्रोही बनाम देशभक्ति की राजनीति कर रही है। ये देश का सौभाग्य है कि इस समय देश का एक नेतृत्व एक ऐसे प्रधानमंत्री के पास है जहां ये लाइन खींचते कि इस देश के पक्ष में कौन और विपक्ष में कौन है। यही विपक्ष के लोग आज बात कर रहे हैं पिछले 60 सालों में जिस राजनीति का प्राय भ्रष्टाचार बन चुका था, आज विपक्ष के बाद वर्तमान सरकार के लिए भ्रष्टाचार के लिए एक आरोप नहीं है। यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। आतंकवाद की बात करते, आतंकवाद को नकेल कसने का कार्य, चाहे वो सरकार ने निर्णय लिया। जातिवाद की जो राजनीति में जातिवाद का शिकंजा था, आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं। आप बोल रहे थे, मैं चुप था, अब मैं 2 मिनट का समय लूंगा। जातिवाद इस देश की राजनीति के फैसले पर, लेकिन वर्तमान सरकार ने विकास का मॉडल देकर जातिवाद को तोड़ने का प्रयास किया। जो जातिवाद के नाम पर थे वो ना संसद में पहुंचे, ना विधानसभा में अपना कोरम को रोक सका। इस देश के अंदर जो तुष्टीकरण की राजनीति चलती थी, उस तुष्टीकरण की राजनीति को इस देश के वर्तमान नेतृत्व ने बदलने का प्रयास किया है। चाहे वो अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का विषय हो, चाहे कोई भी विषय हो, इस देश को सही मायने में एक दिशा देने का प्रयास किया। बाबा साहब अंबेडकर जैसा महान व्यक्तित्व, जिसको कांग्रेस ने 60 साल एक सद्य रूप रखा, इसी वर्तमान सरकार ने बाबा साहब अंबेडकर के एक एक प्रतीक चिन्ह को सजोने का प्रयास किया और सम्मानित करने का प्रयास किया। चाहे उनकी जन्मस्थली हो, चाहे उनकी चैत्य भूमि हो, चाहे उनकी दीक्षा भूमि हो, चाहे उनकी विदेश में शिक्षा कर लेते समय जो उनकी भूमि हो, उनको संभालने का प्रयास किया। मेरा मानना है कि इस देश का जो आज नेतृत्व है वो सकारात्मक दिशा में चल रहा है, और मुझे लगता है कि विपक्ष आज प्रश्न उठा रहा है। मुझे लगता है कि विपक्ष की भूमिका, हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार की विपक्ष की भूमिका भी उचित नहीं है। आज विपक्ष शून्य के कगार पे खड़ा है अपनी आवाज। मुझे तो इसी बात का हैरानी होती है कि विपक्ष के पास पिछले 60 सालों में नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक केवल और केवल भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इन 3 सालों में किसी वर्तमान सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री से लेकर येदियुरप्पा को कर्नाटक चुनाव की अगुवाई का। दूसरा, आप येदियुरप्पा वाले विषय में आप कानूनी और लीगल लड़ाई देखिए, और दूसरी तरफ इस वर्तमान सरकार ने येदियुरप्पा के फैसले पर सकारात्मक दिशा में काम कर रही है। चाहे वो स्वच्छता का विषय हो, चाहे वो
कर्नाटक मेरा के चुनाव उत्तर के लिए प्रदेश के किया, गांव में जाना उस पर हुआ भी रोशनी डालिए। मैं राजकुमार जी, हम आपके भाषण को सुनने के लिए नहीं, जानकारी के लिए मित्र, आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। कर्नाटक में, कर्नाटक में येदियुरप्पा जी को जो आपने चेहरा बनाया है उसको लेकर के भी बताइए। आपने जो फैसला किया, आपने नैतिक बढ़त खो दी है। 10 सेकंड में जवाब राजकुमार जी मुझे क्लोज कर रहे हैं, मेरा वक्त खत्म हो चुका है और व्यापम है। येदियुरप्पा जी के विषय में येदियुरप्पा का जो निर्णय है, येदियुरप्पा जी के विषय में विनय सहस्त्रबुद्धे जी आपको पूरी जानकारी देंगे, जिनका विरोध करने आ पाए। नहीं, अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। हमारे पास बहुत वक्त होता है डिबेट के अंदर, और हम तमाम इन मुद्दों पर बात पूरे साल भर करते रहे, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव भी आने वाले हैं, तब येदियुरप्पा जी का भी मुद्दा उठेगा। और अभी जल्दी ही प्रधानमंत्री कजाकिस्तान जाने वाले हैं, वहां नवाज शरीफ आएंगे, वहां पाकिस्तान का मुद्दा भी उठेगा, और कश्मीर के हाल पर तो हम नजर रखते ही रखते हैं। तो आज की बहस का निष्कर्ष मोटे तौर पर यह निकलता है कि ये हो सकता है कि सरकार ने अपने वादों के अनुसार कुछ चीजें पूरी न की हों, क्योंकि सब कुछ कर पाना किसी भी इंसान के लिए लगभग असंभव होता है। लेकिन ये भी सत्य है कि विपक्ष एकजुट होकर मोदी के परसेप्शन को, मोदी की लोकप्रियता को नहीं तोड़ पाया है। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए मेरे साथ अंदर की बात।